हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला, स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट पढ़े थे। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट बोले तो तुल्यांकी भार। तो कहते किसे हैं? किसी पदार्थ का वह भाग जो हाइड्रोजन के 1.008 या क्लोरीन के 35.5 या ऑक्सीजन के 8 या सिल्वर के 108 भाग के साथ संयोग करता है या विस्थापित करता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। तो किसी पदार्थ का वह भाग जो हाइड्रोजन के 1.008, क्लोरीन के 35.5, ऑक्सीजन के 8 और सिल्वर के 108 भाग के साथ संयोग करता है या विस्थापन करता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। तो हम लोग तुल्यांकी भार की गणना तत्व, यौगिक, अम्ल, क्षार, लवण, आयन इत्यादि के लिए करेंगे। तो सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं तत्व के लिए। तत्व के लिए तुल्यांकी भार की गणना कैसे किया जाता है? तो होएगा क्या? इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार बराबर, अब एलिमेंट है तो इसके लिए क्या लिखा जाता है? एटॉमिक वेट। परमाणु भार अपान वैलेंसी, संयोजकता। तो ये किसके लिए? तत्व के लिए। आप लोग ना इससे एटॉमिक वेट भी निकाल सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं यहां पे एटॉमिक वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। तो कैसे निकाला जाता है? एग्जाम्पल है, बहुत इजी है, बहुत इजी। सोडियम का तुल्यांकी भार पूछा आपसे, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना? 23 अपान संयोजकता कितना? 1। तो आंसर हमें कितना प्राप्त होएगा? 23। बंदे कंफ्यूज ना, परमाणु भार, तुल्यांकी भार और ग्राम तुल्यांकी भार में कंफ्यूज होते हैं। अभी आएगा ग्राम तुल्यांकी भार, तो बताएंगे। अब मैग्नीशियम के लिए निकालना हुआ, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जब हम लोग निकालने जाएंगे तो 24 अपान 2। मैग्नीशियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना? 24। संयोजकता कितना? 2। कट जाएंगे, आंसर कितना? 12। तो सोडियम का तुल्यांकी भार 23 और मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार 12। ऐसे ही बात करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालने जाएंगे तो इसका एटॉमिक वेट होता है 27 अपान 3। कटेंगे तो आंसर क्या? तो ये तत्व के लिए तुल्यांकी भार। जैसे ऑक्सीजन परमाणु को लेंगे तो क्या होएगा? ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 और 16 बटे 2 उसकी वैलेंसी, तो कितना आएगा? 8। अगर अणु भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 32 बटे 4। एक ऑक्सीजन का 2 होता है तो 2 ऑक्सीजन है तो 4 हो जाएंगे, 4 अटे 32। ऐसे क्लोरीन का भी है। क्लोरीन की वैलेंसी कितना होता है? परमाणु लेते हैं, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 35.5। तो 35.5 में अगर 1 का भाग करेंगे तो 35.5 ही होंगे। ऐसे हाइड्रोजन का भी, ऐसे सिल्वर का भी। हम लोग बात करते हैं आयन की। देखिएगा अभी सब क्लियर करके ना एक के फार्मूले में सबको ऐड कर देंगे। आयन के लिए, तो आयन के लिए क्या होएगा? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, बोले तो अणुभार अपॉन नंबर ऑफ आयन। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे आयन की संख्या। एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कोई आयन ही दे बैठा आपको, तो कार्बोनेट आयन है CO3-2। अब इसमें हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 16 3 48 है 12 60 बटे 2। आंसर कितना हमें प्राप्त होएगा? 30। तो कार्बोनेट आयन का जो तुल्यांकी भार प्राप्त होएगा वो कितना? 30। आप लोग ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/2। क्वेश्चन ऐसे भी आता है या फिर एग्जैक्ट आंसर भी दे सकता है ना। NO3- है तो यहां पे क्या होएगा? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/1। आयन की संख्या कितना? 1 है। 16 3 48 और 14 कितने हो जाएंगे? 62 बटे 1, तो 62 आंसर आएगा। यहाँ पे फास्फेट ले लिए PO
4 माइनस 3, इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालने जाएंगे तो यहाँ पे क्या होएगा m/3। m मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जितना हो 16 चौका 64 ये और 31 उसी में जोड़ दें तो 95/3 ना। तो आसानी से आप लोग तत्वों के लिए और आयन के लिए भी निकाल सकते हैं। अब आए बात करते हैं यौगिक के लिए। तो यौगिक के लिए हम लोग निकालने जाएंगे तुल्यांकी भार। देखिएगा लास्ट में सब इक्के में आगे खड़े हो जाएंगे, बहुत आसान। यौगिक के लिए अगर निकालने जाएंगे हम लोग इक्विवेलेंट वेट, तो फार्मूला क्या बनेगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अणुभार अपान धनायन या ऋणायन नंबर ऑफ केटायन और एनायन। यौगिक के लिए तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे धनायन की संख्या या ऋणायन की। यौगिक के लिए भी यही होगा और साल्ट के लिए भी यही होगा ना। एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम सल्फेट है। अब एल्युमिनियम सल्फेट में हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या होएगा, m मतलब इसका अणुभार आप लोग निकाल के रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होएगा ना, आयन, धनायन या ऋणायन। तो जब ये टूटेंगे तो क्या होएगा, 2Al + 3, 2Al + 3 हम लोग जानते हैं। और यहां पे क्या होएगा 3SO4 - 2। होता क्या है, बंदे ना मोल को चेक करते हैं भैया, मोल। तो ये मोल अगर आयन की बात करेगा, बताए एक एल्यूमिनियम पे कितना आयन है, 3। 2 मोल है तो कितने आयन हो जाएंगे, 6। तो धनायन कितने, 6। बात करते हैं सल्फेट पे -2 आवे से, 3 सल्फेट है तो कितना हो जाएगा, -6। तो चाहे आप लोग धनायन लें चाहे ऋणायन लें, ये ना। और क्वेश्चन बताते हैं यौगिक का, देखें। बहुत इजी है, अभी देखिएगा। अभी सब केस बताने के बाद ना एक के फार्मूले में लाके खड़ा कर देंगे, आप लोग कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। इक्विवेलेंट वेट बहुत आसान, बस आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसमें ना बंदे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है ना, बहुत आसानी से क्लियर करना है आप लोग। K2SO4 Al2SO4 का होल स्ट्रेस 24H2। तो ये क्रिस्टल है, इसको तो यूज में लेना नहीं है। अब इसके लिए हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। जब इसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालने जाएंगे तो क्या होएगा, m बोले तो अणुभार इसका, m/, धनायन या ऋणायन की संख्या। तो ये जब टूटेगा बताइए, 2K + SO4 - 2, और यहां पे क्या होएगा 2Al + 3 और 3SO4 - 2। तो होएगा क्या, 6 ऋणायन यहां पे है और 2 यहां पे, तो 6 2 8 और 6 यहां पे धनायन और 2 यहां पे। तो आप लोग चाहे धनायन को लो चाहे ऋणायन को लो, कोई दिक्कत ना है। ये आंसर m/8। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी ना, आप लोग देखिए। और एग्जांपल है, अब जैसे मान लें NaCl दे दिया, NaCl। अब NaCl में क्या होएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने जाएंगे हम लोग तो m/1। आसान है, Na+ और Cl माइनस कुछ भी ले लें। AlCl3 है, इसका अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m/3। चाहे धनायन ले चाहे ऋणायन ले। अम्ल के लिए तुल्यांकी भार। तो अम्ल के लिए तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपान नंबर ऑफ H+, हाइड्रोजन आयन की संख्या, या इसको बोलते हैं क्षारकता। तो जैसे मान लें
एग्जाम्पल है HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/1। इसके लिए ना, अगर नाइट्रिक अम्ल के लिए भी लेंगे HNO3, तो इसके लिए भी सेम रिजल्ट। अगर यहाँ पे हम बोल दिए H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/2। और एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब इसका अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना हुआ तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/2। अरे 2H प्लस, यहाँ भी 2H प्लस, एक H प्लस, एक H प्लस, जितने H प्लस आयन देंगे, H प्लस आयन की संख्या ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ, जिसे बोल दिया आपसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार हो सकता है, अगर होगा तो ये आंसर, अगर हो सकता है क्वेश्चन में बोल दिया ना इक्विवेलेंट वेट इसका हो सकता है, तो आपको ऑप्शन चेक करना है। एक दिया m, एक दिया m/2, A एंड B, D ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोला, हो सकता है, तो H2SO4 है। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें दो केस प्राप्त होता है, एक तो NaHSO4 और एक तो प्राप्त होता है Na2SO4। अब ये केस प्राप्त हुआ, इसका मतलब कितना H प्लस आयन दिया, ये एक H प्लस आयन। और अगर ये केस हमें प्राप्त होता है तो इसका अर्थ हुआ कि ये कितना H प्लस आयन दे रहा है, 2H प्लस। अगर हो सकता है वाला क्वेश्चन कह रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ m/1 H प्लस m/1, तो यहाँ पे m आएगा, m/2 बोले तो यहू सही है, यहू सही है, A एंड B सही है, ऑल ऑफ दीज। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, सिर्फ बोला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार, तो m/2 हो सकता है बोला, तो ऑप्शन थोड़ा आप लोग केयरफुल होकर चेक करिएगा ना। अगला है H3PO4, H3PO3, H3PO2। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं H3BO3, आर्थोबोरिक एसिड। तो ये आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, आर्थोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और आर्थोबोरिक एसिड। अब इसमें हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो होएगा क्या, बंदों को दिखता है कि भैया 3H प्लस, 3H प्लस, 3H प्लस, 3H प्लस, इसका मतलब जो सबका रिजल्ट आप बनाएंगे वो आपको प्राप्त होएगा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/3। ये गलत है, ये केस गलत है, याद रखिएगा। इस केस में आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ H प्लस इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। ये चेक करिएगा, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन -1। तो होएगा क्या, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑक्सीजन संख्या इसमें कितना है, 4, तो एक तो घट जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, H प्लस की संख्या 3। इसके लिए इसकी बात करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, m बाई बताया ऑक्सीजन कितना है 3, तो एक तो घट जाएगा कितना, 2। ये आंसर है, याद रखिएगा। ये केस देखते हैं, m अपान ऑक्सीजन कितना है 2, तो बटे 1, और इसका इसमें आर्थोबोरिक एसिड में m/1। इसका इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा, एक्सेप्शनल केस है थोड़े ना। तो ये हम लिखिए तुल्यांकी भार। हम लोग बात करते हैं क्षार की। तो क्षार के लिए क्या होएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ OH आयन या अम्लीयता, नंबर ऑफ OH आयन। देखिए जितना फार्मूला आप लोग लिखे हैं अभी तक, सब में इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। हम लोग तत्व के लिए एटॉमिक वेट का, क्योंकि तत्वों के लिए परमाणु भार लिखा जाता है, अणु भार किसके लिए लिखा जाता है, अणुओं के लिए या आयन के लिए या यौगिक के लिए। तो देखिए सब में ये चीज कॉमन होएगा, नीचे चेंज हुआ होगा।
ना। अब क्षार के लिए हमें देखना है तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा M/1, MgOH का होल ट्वाइस M/2, AlOH का होल थ्राइस M/3, बुद्धि में आता है BOH का होल थ्राइस M/3। ये सब रिजल्ट ना बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, याद रखिए, फंसाते हैं बहुत जबरदस्त। ये जो देख रहे हैं और जो ये है दोनों सेम है, इसको बोलते हैं आर्थोबोरिक एसिड। क्या आर्थो, दोनों सेम है, तो इसका ये रिजल्ट गलत होएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा M/1, भूलिएगा मत। तो ये आर्थोबोरिक एसिड, तो क्षार के लिए भी आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब हम लोग बात करते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए। रिडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है, देखें। तो रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के लिए, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। तो रिडॉक्स सेक्शन में हम ऑक्सीकरण संख्या निकालने पड़े हुए हैं, बस वही आपको मालूम रहेगा ना, क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, बहुत इजी। जैसे क्वेश्चन दिया आपको MnO4 माइनस गिब्स Mn+2, इसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना हुआ, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, यहां पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो हमें प्राप्त होएगा वो +7 और यहां पे +2 है ही, तो जो अंतर प्राप्त हो रहा है हमें कितने का, 5 का, तो ये आंसर MnO4 माइनस गिब्स MnO2। अब यहां पे क्या, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहां पे +4, अंतर कितने का आ रहा है, 3 का, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा M/3। ऐसे ही Cr2O7 है -2 गिब्स डाइक्रोमेट आयन बोलते इसको, Cr+3। अब होता क्या है, यहां पे ऑक्सीडेशन हम लोग निकालेंगे तो क्या +6 प्राप्त होएगा और यहां पे +3 है, तो बंदे करते क्या है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू M/3, क्वेश्चन गलत हो जाता है। करना क्या है हमें, यहां पे +6 था ऑक्सीडेशन नंबर, यहां +3, यहां पे कितना है 2 क्रोमियम है, तो यहां भी हम लोग 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। रिडॉक्स सेक्शन बताए थे हम, तो जब 2 से गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 12, तो दोनों में जो अंतर हमें प्राप्त होएगा वो कितने का, 6 का, तो जो इक्विवेलेंट वेट होएगा वो M/6। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है ना। NO2 गिब्स नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन। अब इसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, यहां पे जब हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होएगा, +3, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। बताएं ऑक्सीजन कितना होता है, -4, तो यहाँ पे क्या +1, तो +1 -4 -3 बराबर हो जाएगा, तो +3। ऐसे ही यहाँ भी क्या, जो नाइट्रोजन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे प्राप्त होएगा वो -3, तो यहाँ पे +3 प्राप्त हुआ, यहाँ -3, जो डिफरेंट हमें प्राप्त हुआ वो कितने का, 6 का। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6। NO3 माइनस गिब्स NH3, तो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +5 और यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3, तो +5 से -3 हो रहा है, इसका मतलब जो हमें अंतर प्राप्त हो रहा है वो कितने का, 8 का, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 8। आप किसी भी अभिक्रिया के लिए निकाल सकते हैं। और इसका यूज तो अभी पूछे मत, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे 12th में, तो वहां पे मैक्सिमम यूज आएंगे इसके ना। अब देखिए, जैसे एक तो क्वेश्चन है, रिडॉक्स अभिक्रिया बहुत यूज हैं, याद रखिएगा। एक तो क्वेश्चन है,
आपको बोला सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया किए और अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाए SO2 और SO3। तो दोनों में सल्फर के तुल्यांकी भार की गणना करें। सल्फर तथा ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए, तो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड में सल्फर के तुल्यांकी भार की गणना करें। तो क्या होएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू सल्फर का कितना होता है 32। हमसे सल्फर के बारे में सिर्फ पूछा है, तो सल्फर का यहाँ पे हम लोग जो रखेंगे वैल्यू वो क्या होएगा बताएं। ये आयनों में तो टूटेंगे नहीं सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या होएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालने जाएंगे तो कितना प्राप्त होएगा हमें 4, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा 4। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 8। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का तुल्यांकी भार। ऐसे ही यहाँ पे क्या सल्फर का हमें निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 32 अपान सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालने जाएंगे तो कितना 6। तो ये आंसर ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सल्फर है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया, जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पे बना दिया HCl2। अब HCl2 सल्फर का हमें तुल्यांकी भार पूछ लिया, तो 32 अपान 2, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +2, तो ये आंसर। तो इस तरीके से आप लोग ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो देखिए जितना भी केस हम लोग पढ़े हुए हैं सबको एक ही फार्मूले से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़े, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो ये ना सब में कॉमन पढ़िए। अपान यहां पे हम लिख देते ना एन फैक्टर, एन फैक्टर, या आप देखेंगे लिखा रहे मिलेगा आपको वैलेंस फैक्टर, दोनों सेम है ना। तो अब यहां पे एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर आप लोग वैलेंसी भी ले सकते हैं, आयन भी ले सकते हैं, कैटायन, एनायन, H+, OH-, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ भी ले सकते हैं। यही ना केस हम लोग पढ़े, यही सारे केस पढ़े ना, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपान एन फैक्टर। अब कुछ भी लेके देखो, जैसे HCl लिए हम लोग, तो यहां पे इसके लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/1। यहां पे एन फैक्टर के स्थान पे हम लोग क्या ले लेंगे, H+, MgOH है होल ट्वाइस। इसका अगर हम लोग को इक्विवेलेंट वेट लेना हुआ तो m/2 क्षार है, एन फैक्टर कितना हमें प्राप्त हो रहा है 2। कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई साल्ट ही ले लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें हम लोग क्या लेंगे, कैटायन या एनायन लेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/3। आपको इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि ये अम्ल है, ये क्षार है, साल्ट है, इतना तो क्लियर होना चाहिए ना। कोई रिएक्शन आपको बना के दे दिया, जैसे C2O4 -2 गिव्स CO2, तो ये क्लियर है कि भैया इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। यहाँ पे क्या होएगा, ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालने जाएंगे हम लोग तो प्राप्त होएगा हम लोग को +3 और यहाँ पे क्या +4। लेकिन जो यहाँ पे हमें कार्बन है 2 ठो है, यहाँ पे 1 ठो है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6। तो जो अंतर हमें प्राप्त होएगा वो कितने का, 2 का। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/2। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपान एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कुछ भी ले सकते हैं ना। तो ये जो अभी तक इतना हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, आप लोग को भी उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम अलग अलग करके इसलिए पढ़ाए हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, बाकी यहीं से ही आप लोग का सब हो जाए। अब कोई एलिमेंट दे दिया, बोल दिया एल्यूमिनियम, तो क्या इसमें एल्यूमिनियम में हम लोग आप लोग आयन देखने जाएंगे, ये एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए क्या देखेंगे, वैलेंसी ना। अरे बोर्ड में पढ़ रहे हो
नीट और आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर इन सब चीज़ों में आप रह गए तो फिर रह जाए, फिर आपके लिए कुछ बना नहीं है, छोड़ दीजिए, बेहतर होगा ना। बाकी हमारा काम है, हम तो आपको एकदम बेस से बता ही रहे हैं। जहाँ पे क्लियर ना हुआ करे पूछ लिया करें, व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, कमेंट कर दिया करें, क्लियर कर देंगे। बाकी मेहनत करना तो आपको ही पड़ेगा ना। डॉक्टर आपको बनना है, इंजीनियर आपको बनना है, हमारा काम है आपको बनाना ना। कोशिश करेंगे हम पूरा। तो अगला केस हम लोग देखेंगे, ये था इक्विवेलेंट वेट। अब हम लोग देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार के बराबर ग्राम में मात्रा उस पदार्थ का ग्राम तुल्यांकी भार कहलाता है। चाहे तो आप लोग ऐसे परिभाषित कर ले, चाहे आसान भाषा में जो ग्राम तुल्यांकी भार होता है वो भार और तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। जैसे हम लोग को फार्मूला अगर लिखना हुआ तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम तुल्यांकी भार बराबर भार बटे तुल्यांकी भार। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, m भी लिख सकते हैं ना, यहां पे क्या n फैक्टर। अब बताया अगर ये लिख सकते हैं तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ये क्या भार बटे अणुभार बोले तो मोल। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं मोल इंटू n फैक्टर। ग्राम तुल्यांकी भार बराबर। यहां पे एक हम लोग केस पढ़ेंगे नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा विलयन की नॉर्मलता कहलाता है। नॉर्मलता को n से रिप्रेजेंट करते हैं और n इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन किसका सॉल्यूट का। विलय आयतन किसमें लीटर में, किसका सॉल्यूशन का। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा विलयन की नॉर्मलता कहलाता है। ये फार्मूला है नॉर्मलता का। तो बताएं ग्राम इक्विवेलेंट यहां भी यूज है। अरे इलेक्ट्रो पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, मैक्सिमम केस में आपको ये ग्राम इक्विवेलेंट तो पूछे मत इलेक्ट्रो में कितना यूज किया गया है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं n इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट W अपान E अपान क्या हो जाएगा V। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग W अपान E इक्वल टू N इंटू V। इसका अर्थ क्या हुआ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम के ना। तो ये अब जैसे मान लें क्वेश्चन दिया आपको 0.5 N 10 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल के ग्राम तुल्यांकी भार की गणना। तो कैसे इसको करेंगे, हम लोग जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, देखिए फार्मूले सब निकल के आए हुए हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू n इंटू वी। n कितना दिया हुआ है 0.5, v बोलो तो आयतन कितना दिया हुआ है 10, तो हमें आंसर जो प्राप्त होगा वो कितना 5 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्वेश्चन है 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml विलयन में घोला जाता है, तो इसके नॉर्मलता की गणना करना है। फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम लीटर। तो पहले इसी से ट्राई करते हैं। पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट हमें कितना दिया हुआ है 10। इक्विवेलेंट वेट बोले तो अणुभार बटे n फैक्टर। अणुभार इसका कितना 23, 16, 39, 1 40। 40 बटे 1 करेंगे तो 40 ही होएगा, ये कट जाएंगे, आंसर कितना
1/4 कह लें या आप लोग कह लें 0.25। ये जो हमें प्राप्त हुआ है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो जब ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमें प्राप्त हो गया है तो नॉर्मलिटी इक्वल टू 0.25 अपान 500 आयतन वॉल्यूम, और ml में था तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। क्या होएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू 250 अपान 500। 1000 से इसमें गुणा करें, 2 कट जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या 0 0 से कट जाएंगे, 1/2। आंसर हमें जो प्राप्त हो रहा है वो 0.5। या फिर आप लोग ऐसे लगा लें, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से बताएं। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट अपान वॉल्यूम। तो वेट हमें कितना दिया हुआ है 10, इक्विवेलेंट वेट कितना है 40, 40 में 1 का भाग करेंगे तो 40 ना प्राप्त होएगा, अपान वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है 500। तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग हो जाएगा। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 1000 अपान 40 × 500। तो ये 2 0 से गया, ये 1 0 इस 1 0 से गया, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या 4 पंजे 20, ये 10/20। आंसर जो हमें प्राप्त होएगा 1/2। तो चाहे आप लोग ऐसे निकाले चाहे वैसे निकाले, इसीलिए तो हम बताए हुए हैं ताकि आप लोग ज़्यादा डेरिवेशन के चक्कर में ना पड़े, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर लाएं, कल्टी मारें मेडिकल कॉलेज में ना। तो और क्वेश्चन देखें इसका कैसे होएगा। N/10 2 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल का भार ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत आसान। आप लोग एक चीज क्लियर रखिएगा, N/10 के स्थान पे आप लोग से डेसी नॉर्मल शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ, अगर शब्दों में लिखा डेसी नॉर्मल तो उसका अर्थ होगा N/10, सेंटी नॉर्मल N/100 और मिली नॉर्मल N/1000। नॉर्मल बोल देगा तो 1, और अगर सेमी नॉर्मल बोल देगा तो N/2। ये क्लियर रखिएगा आप लोग। हमसे भार पूछा हुआ है, हम लोग जानते हैं नॉर्मलता इक्वल टू होता है वेट अपान इक्विवेलेंट वेट अपान वॉल्यूम। तो नॉर्मलता दे रखा है 1/10 इक्वल टू वेट हमें निकालना है। बताएं इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट 98 64 32 96 2 98 अणुभार बटे एन फैक्टर कितना 2 ना। तो बताएं यहाँ वॉल्यूम अगर हम लोग 2 रखेंगे, ये 2 और ये 2 क्या होंगे, कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास 98। तो बताएं 98 यहाँ पे आएगा तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 98/10। आंसर जो हमें प्राप्त होएगा 9.8। ये क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोडियम 500 सीसी जल में नॉर्मलता की गणना करें। ये क्वेश्चन, अब यहां पे देखें सीसी शब्द का उपयोग किया, तो जो सीसी होता है ना क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इक्वल होता है ml के, और ये इक्वल होता है सेंटीमीटर क्यू के। कहने का अर्थ, अगर 1 लीटर विलियन है तो 1 लीटर विलियन में कितना ml होता है 1000, तो 1000 ml होएगा तो 1000 सीसी होएगा तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होएगा। घबराने वाली बात ना है ना। बताएं नॉर्मलता हमसे पूछा, तो नॉर्मलता इक्वल टू, अब जलीय विलयन की बात किया है तो सोडियम है गिब्स, जल में क्या बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे +1, अंतर कितने का आप पाएंगे 1 का। चाहे तो ऐसे ही देख लें, चाहे तो सोडियम है तो इसका परमाणु भार 23 और एन फैक्टर बोले तो वैलेंसी इसका कितना होएगा 1। तो भार हमें कितना दिया हुआ है 1 अपान इक्विवेलेंट वेट हमें कितना प्राप्त होगा 23 अपान 500 अपान 1000। सीसी है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो नॉर्मलता इक्वल टू 1000 कहाँ चले जाएगा ऊपर अपान 23 × 500। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 10। आंसर क्या प्राप्त होएगा 2/23 ना। यदि आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4
का तुल्यांकी भार बोले तो इक्विवेलेंट वेट 49 है, तो इसके क्षारकता की गणना करें। क्षारकता क्या होएगा अगर इक्विवेलेंट वेट 49 है तो ये देख के ना कह दीजिएगा कि इसमें 3H+ होएगा तो 3 होएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि इक्विवेलेंट वेट हमें प्राप्त है। हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट, निकाल लेंगे ना, अपॉन n फैक्टर। तो बताएं n फैक्टर निकालने जाएंगे जब हम लोग, तो n फैक्टर इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बताएं मॉलिक्यूलर वेट कितना होएगा 64 ये और 31 ये, कितना हो जाएगा 95, 3 98, 98। इक्विवेलेंट वेट हमें कितना दिया हुआ है 49, तो ये कट जाएंगे, आंसर कितना 2। याद रखिएगा इक्विवेलेंट वेट दिया था, अगर नहीं दिया होता तो हम लोग जानते कि इसका क्षारकता 3, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछता कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता कितना, तो 3 हम लोग पढ़े अभी ना। क्वेश्चन में दे दिया इक्विवेलेंट वेट 49 है, तो इसकी क्षारकता की गणना करें तो इसका क्षारकता कितना होगा 2। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।